हाय वेलकम टू कोडफिंड वेलकम है फर्स्ट प्रोजेक्ट इन द जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट सीरीज और इस प्रोजेक्ट सीरीज में हम अपना सबसे पहला प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का जो कि होगा यहाँ पे डिजिटल क्लॉक। हम यहाँ पे एक डिजिटल क्लॉक बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। बिल्कुल प्लेन जावास्क्रिप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। जावास्क्रिप्ट बिगनर्स के लिए बिल्कुल एक बेसिक प्रोजेक्ट है और इसके बाद इस प्रोजेक्ट सीरीज में स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर जाएंगे जावास्क्रिप्ट के और डिफिकल्ट प्रोजेक्ट्स के साथ। तो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक ये प्रोजेक्ट है, इससे हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। डिजिटल क्लॉक है जहां पर आप देखो तो ये आपको यहाँ पे करंट टाइम दिखा रहा है। 24 आवर्स फॉर्मेट में है। रात के 2 बज रहे हैं, आप यहाँ पे देखो 2:56 हो रहे हैं। तो 2:56 और 20 सेकंड ये यहाँ पे रात के दिखा रहा है। 24 आवर्स फॉर्मेट में है। तो इसको हम यहाँ पे बनाने वाले हैं विद HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इसको बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्या काम करना है, आपको यहाँ पे किसी भी अपने एक फेवरेट फोल्डर में जाना है। मैं सपोज यहाँ पे आया हूँ यूट्यूब के अंदर जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के नाम से, मैंने यहाँ पर एक ये बनाया और मैं यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना रहा हूँ। ठीक है, फोल्डर सपोज मैं यहाँ पे बना रहा हूँ डिजिटल क्लॉक के नाम से। डिजिटल क्लॉक के नाम से सपोज मैंने यहाँ पे ये वाला फोल्डर बनाया, इसको खोला मैंने और इसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है। ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे CMD लिखना है। CMD लिखने के बाद ये आपका इसी फोल्डर के अंदर CMD खोल देगा। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करूंगा कोड को लिखने के लिए। जो भी मैं यहाँ पे पूरी कोडिंग करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ VS कोड के अंदर। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो VS कोड को इंस्टॉल कर लेना है। VS कोड इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है कोड स्पेस डॉट। कोड स्पेस डॉट क्या करेगा, ये आपका VS कोड खोल देगा इसी फोल्डर के अंदर। आप यहाँ पे देखो इसने मेरा डिजिटल क्लॉक के अंदर VS कोड खोल दिया। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हम यहाँ पर एक HTML फाइल बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, तो HTML फाइल बनाने के लिए आपको यहाँ पे ये जो पहला आइकन है इस पर क्लिक करना है। मैं यहाँ पे नाम देने वाला हूँ इंडेक्स। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन ब्राउजर के लिए जो डिफॉल्ट नेम होता है वो इंडेक्स होता है। मैंने यहाँ पे इंडेक्स लिखा और HTML फाइल है तो डॉट लगा के आपको यहाँ पे एक्सटेंशन डालनी पड़ेगी HTML। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे क्या किया, एक index.html फाइल बना ली। सबसे पहले तो आपका यहाँ पे डॉक टाइप क्या है। डॉक टाइप यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप होता है। तो डॉक टाइप मेरा यहाँ पे HTML, तो मैंने यहाँ पे HTML लिखा। उसके बाद आपको यहाँ पे HTML टैग ओपनिंग डालना है और इसका क्लोजिंग डालना है। ठीक है, ये आपका HTML टैग होता है। इसके बाद तो आपको यहाँ पे हेड सेक्शन, इसके अंदर दो टैग्स जाते हैं। एक तो होता है आपका हेड सेक्शन, दूसरा होता है आपका इसके नीचे बॉडी सेक्शन। ठीक है, हेड सेक्शन में आपका क्या जाता है, सपोज आपको कोई टाइटल लिखना है। ठीक है, सबसे पहले तो अगर मैं आपको यहाँ पे इसको खोल के दिखाऊँ तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है इंडेक्स पे। तो ये जो भी आपका ब्राउजर है ये इसको यहाँ पे खोल देगा। आप अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है index.html, ये टाइटल होता है। ठीक है, तो अगर आपको टाइटल चेंज करना है तो आप यहाँ पे हेड सेक्शन के अंदर आप वो टाइटल चेंज कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ डिजिटल क्लॉक। टाइटल मैंने यहाँ पे डाला डिजिटल क्लॉक, रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पे देखो ये टाइटल आपका यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, तो ये सब आपका यहाँ पे हेड सेक्शन के अंदर होता है। अगर आपको कोई भी लिंक टैग डालना है, स्क्रिप्ट टैग डालना है, मेटा टैग डालना है, तो वो सब आप डालते हो यहाँ पे हेड सेक्शन के अंदर। ऑल्दो आप जो स्क्रिप्ट टैग है यहाँ पे बॉडी सेक्शन में भी डाल सकते हो या बॉडी के बाहर भी डाल सकते हो, चलता है। बट कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे हेड सेक्शन के अंदर डालते हो रिलेटेड टू द एप्लीकेशन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बॉडी में आते हैं और बॉडी में मेरे को यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डिव बनाया। अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो तो मेरे को यहाँ पे ये चीज बनानी है। ठीक है, इस पूरे को मैंने सबसे पहले तो कॉन्फ़िगर किया एक डिव के अंदर कि ये पूरा मैंने एक डिव के अंदर डाला। अब ये एक अलग डिव जाएगा, ये एक अलग डिव होगा पूरा, और ये एक अलग डिव होगा। तो यहाँ पे ये आपका आवर्स के लिए है। ठीक है, ये मिनट्स के लिए, सेकंड्स के लिए। तो यहाँ पे इसके अंदर अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो, जो पहला डिव है उसके अंदर दो चीजें हैं। पहला यहाँ पे आवर्स है, दूसरा यहाँ पे आपका ये क्या आर है वो है। ठीक है, तो पहले तो आप यहाँ पे डाल सकते हो सीधा पी टैग के साथ। मैंने यहाँ पे सपोज आर्स लिखा। उसके बाद आप यहाँ पे जो एक्चुअल आर्स हैं वो डाल सकते हो। तो वो सपोज मैं यहाँ पे डिव में डाल रहा हूँ 03। तो अगर मैं आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखो आर्स भी आया है और यहाँ पे 03 भी आया है। ठीक है, इसके बाद अभी के लिए हार्ड कोड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि बाद में मैं इसको यहाँ पे बाद में देखेंगे इसको। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे इसको हार्ड कोड किया। कितने मिनट्स हैं, सपोज मैंने यहाँ पे डिव डाला और मिनट्स कितने हैं, सपोज 03 ही मिनट्स हैं, मैंने यहाँ पे 03 लिखा। इसके बाद कितने सेकंड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिव के अंदर आप यहाँ पे अपने सेकंड्स बता सकते हो। जैसे यहाँ पे अभी 23 सेकंड सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, तो डिजिटल क्लॉक के अंदर आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे तीनों चीजें आ चुकी हैं। बिल्कुल परफेक्टली मेरे पास यहाँ पे तीनों चीजें आई हैं। अब एक काम करते हैं,
इसकी जो CSS है अब उसको हैंडल करते हैं, ठीक है? इसकी जो CSS है अब उसको हैंडल कर लेते हैं। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक CSS फाइल चाहिए। CSS फाइल आप बना सकते हो, उसके लिए हमें यहाँ पे फिर से इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेम लेवल पे मैं यहाँ पे एक फाइल बना रहा हूँ जो कि होगी मेरी स्टाइल के नाम से। स्टाइल के नाम से मैंने यहाँ पे फाइल का नाम दिया। CSS फाइल है तो एक्सटेंशन डालनी पड़ेगी डॉट CSS, ठीक है? और यहाँ पे अब मेरे को अपनी CSS लिखनी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो बॉडी है, जो ये पूरी स्क्रीन है ब्लैक हो जाए। जैसे आप यहाँ पे देखो ये पूरी स्क्रीन मेरी यहाँ पे ब्लैक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरी स्क्रीन है वो यहाँ पे ब्लैक हो जाए। तो उसके लिए आप अगर यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, ये आपका सारा कोड है, ठीक है? ये आपका यहाँ पे सारा कोड लिखा हुआ है, जो कि आपका बॉडी के अंदर है। तो अगर आप बॉडी को ब्लैक कर दोगे, तो उसके नीचे जो कुछ भी होगा वो सब यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, बॉडी को मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डाल दिया और मैं यहाँ पे सिंपल एक ब्लैक कलर डाल रहा हूँ। ब्लैक की एक शेड है, एक्चुअल ब्लैक नहीं है। एक्चुअल ब्लैक जो आता है वो आपका 111 से आता है। 111 या 5 टाइम्स 1 या 6 टाइम्स 1 से अगर आप लिखोगे, तो ये बिल्कुल आपका ब्लैक कलर देता है। बट मेरे को यहाँ पे ब्लैक कलर नहीं चाहिए, ब्लैक की एक शेड चाहिए जो आती है आपकी 131313 से। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके दिखाऊँ, तो अभी आप देखोगे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एचटीएमएल फाइल आपकी बिल्कुल अलग पड़ी है, सीएसएस फाइल आपकी बिल्कुल अलग पड़ी है। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों फाइल्स को आपस में लिंक करना पड़ेगा, ठीक है? जब तक आप इन दोनों फाइल्स को आपस में लिंक नहीं करोगे, चलेंगे नहीं। लिंक करने के लिए हमें यहाँ पे एक लिंक टैग डालना पड़ेगा। तो लिंक टैग का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ अपने हेड सेक्शन के अंदर। इस तरह की फाइल है, वो फाइल है आपकी एक स्टाइल शीट। सीएसएस फाइल्स को स्टाइल शीट भी बोला जाता है। तो यहाँ पे सपोज मैंने स्टाइल शीट लिखा। सीएसएस की जो फुल फॉर्म है वही है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो इस वजह से हमने यहाँ पे रिलेटेड में लिखा, मैंने यहाँ पे स्टाइल शीट और HREF करके आप जो यहाँ पे अपनी जो एड्रेस है आप यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हो। जैसे फाइल का जो नाम है मेरा विद एड्रेस, अगर ये फाइल मेरी कहीं और होती तो आपको यहाँ पे पूरा एड्रेस डालना पड़ता, बट फाइल मेरी सेम लेवल पे है, तो मैंने यहाँ पे लिखा style.css और आपको यहाँ पे सिंपल इसको क्लोज कर देना है आपके लिंक टैग को। तो इतना अगर आप यहाँ पे कर दोगे, तो ये जो अब यहाँ पे आपकी HTML है ये आपके CSS के साथ लिंक हो चुका है। तो जो भी आपने बॉडी में यहाँ पे इस टाइम CSS डाली है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? आप यहाँ पे देखो, ये मेरा यहाँ पे बैकग्राउंड पूरा ब्लैक हो चुका है। इंस्पेक्ट करके अगर मैं आपको यहाँ पे इसको दिखाऊंगा, तो आप यहाँ पे अगर बॉडी में देखोगे तो आपके पास यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ चुका है, जो कि मैंने डाला था 131313, और ये चीज यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे अब मेरे को क्या काम करना है, ये सबसे पहले तो ये यहाँ पे दिख नहीं रहा कुछ भी, तो एक सेकंड के लिए इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर रहा हूँ मैं, ठीक है? इसको बाद में देखते हैं। अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, जो आपका यहाँ पे ये है, इसको सेंटर लाइन करना है, ठीक है? सबसे पहले तो इसको एक तरीके में लिखना है, एक इसको साइड बाय साइड लिखना है और उसके बाद इसको मेरे को यहाँ पे सेंटर अलाइन करना है। तो इसको करने के लिए मेरे को यहाँ पे एक CSS डालनी पड़ेगी। तो वो CSS हम यहाँ पे डाल सकते हैं इस वाली क्लास के अंदर। इस वाली क्लास के अंदर मैं यहाँ पे एक CSS ले रहा हूँ। सपोज क्लास मैंने यहाँ पे डाली, ठीक है? CSS के लिए हम यहाँ पे क्लास का यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे सपोज क्लॉक लिखा, ठीक है? और क्लॉक यहाँ पे, अब क्लॉक कोई HTML का एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे बॉडी सीधा HTML का एलिमेंट था, तो हमने यहाँ पे सीधा बॉडी लिखा था, बट क्लास कोई HTML एलिमेंट नहीं है। ये जो हमने यहाँ पे क्लास डाली है क्लॉक, ये कोई HTML एलिमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक क्लास है यहाँ पे। जब भी आप CSS फाइल्स में क्लास को टारगेट करते हो तो हमेशा हम लगाते हैं वहाँ पे डॉट। अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे ये पूरा जो यहाँ पे तामझाम है, इसको मेरे को सेंटर में लेके आना है। सेंटर में लेके आने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप यहाँ पे मार्जिन ऑटो कर दो, ठीक है? मार्जिन अगर आप यहाँ पे ऑटो दे दोगे तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगा, बट उसके लिए आपको विड्थ को 100% करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो विड्थ है वो सिर्फ इतनी ही है, ठीक है? तो इसका एक और तरीका है कि आप यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट डाल दो, ठीक है? पोजीशन बाय डिफॉल्ट सभी HTML एलिमेंट्स की जो पोजीशन होती है पोजीशन स्टैटिक होती है, बट पोजीशन अदर देन स्टैटिक क्या करता है, उसको नॉर्मल HTML फ्लो से बाहर निकाल देता है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको पोजीशन एब्सोल्यूट डाल के दिखाऊं, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे ये इसको जो नॉर्मल है, नॉर्मल पोजीशन है उससे उसको बाहर निकाल देगा और आपको एक्सेस देता है लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम का। तो यहाँ से मैं टॉप डाल रहा हूँ सपोज 50% कि ऊपर से ये 50% नीचे आ जाए। रिफ्रेश किया, आप यहाँ पे देखो ऊपर से 50% नीचे आ गया। लेफ्ट में डाल रहा हूँ 50%, लेफ्ट मैंने यहाँ पे डालना सपोज 50%। तो अब क्या होगा कि लेफ्ट से ये 50% इधर आ जाएगा। आप यहाँ पे देखो लेफ्ट से 50% इधर आ गया और ये सेंटर लाइन है। ये आपका यहाँ पे ये जो पॉइंट है आपका जहां से एच स्टार्ट हो रहा है, ये आपकी स्क्रीन का सेंटर है। तो अभी क्या हो रहा है कि ये आपकी स्क्रीन, ये आपके सेंटर से स्टार्ट हो रहा है, बट मेरे को इसको सेंटर से स्टार्ट नहीं करना।
मेरे को इसको सेंटर से स्टार्ट नहीं करना, मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में आए, ठीक है? तो इसको मेरे को हल्का-सा इधर पुश करना पड़ेगा। तो जितनी इसकी विड्थ है, उसको मेरे को उतना उसका 50% मेरे को इसको इधर पुश करना पड़ेगा ताकि ये आधा उधर रहे, आधा लेफ्ट में रहे, आधा राइट में रहे और बीच में बिल्कुल सेंटर हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ट्रांसलेट का, ठीक है? ट्रांसफॉर्म के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांसलेट, जहाँ पर ट्रांसलेट एक्स मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ -50%, ठीक है? सेम तरीके से हमारे पास यहाँ पे होता है ट्रांसलेट वाई। तो ट्रांसलेट वाई मैंने यहाँ पे डाला सपोज़ 50%, ट्रांसलेट वाई, या करेक्ट। तो अगर अब मैं यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखोगे अब ये बिल्कुल यहाँ पे सेंटर अलाइन है। इसने क्या किया, टॉप से -50% कर दिया और लेफ्ट से -50% कर दिया। ये तो बिल्कुल ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे एक काम करना है, ये अभी एक के नीचे एक अलाइन हुए हुए हैं। लेकिन मेरे को इनको साइड बाय साइड अलाइन करना है। इसके लिए हमारे पास जो सीएसएस होती है वो होती है डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स जो प्रॉपर्टी होती है वो पेरेंट एलिमेंट पे लगती है और वो चाइल्ड एलिमेंट्स को एक लाइन में अलाइन कर देती है। डिस्प्ले फ्लेक्स आपका एक पेरेंट एलिमेंट पे लगता है। ये जो क्लॉक है मेरा यहाँ पे, अगर ये मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये मेरा पेरेंट एलिमेंट है और ये 3 यहाँ पे डिव इसके चाइल्ड एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या करेगा, इन तीनों जो हमारे पास यहाँ पे चाइल्ड डिव्स हैं, ये इनको एक लाइन में शिफ्ट कर देगा। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ और यहाँ पे आप देखोगे, तो ये तीनों यहाँ पे एक लाइन में आ चुके हैं। तो ये काम करता है आपका डिस्प्ले फ्लेक्स। अभी इससे पहले क्या था कि वो कॉलम अलाइन्ड थे, अब यहाँ पे वो रो अलाइन्ड है। तो ये काम करता है डिस्प्ले फ्लेक्स। इसके बाद अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, ये जो यहाँ पे टाइम है, ये हेडिंग को देखते हैं, लेकिन ये जो यहाँ पे टाइम है आपका, इसके ऊपर मेरे को सीएसएस चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरे यहाँ पे डिव है, इसमें मैं एक क्लास डाल रहा हूँ सपोज़ टाइम के नाम से, ठीक है? तीनों में सेम सीएसएस चाहिए मेरे को, तो तीनों में सेम क्लास अगर मैं डाल दूँगा तो उससे मेरा वर्क कर जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, तीनों मैंने सेम क्लास डाल दी। इसके बाद मेरे को सेम चीज़ करनी है, मैं यहाँ पर आया, डॉट टाइम लिखा मैंने, ठीक है? और यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को इसका जो बैकग्राउंड कलर है, वो यहाँ पे मेरे को चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं एक ब्लैक का एक शेड ले रहा हूँ, जो कि आता है आपका 090909 से, ठीक है? चलाया मैंने इसको और आप यहाँ पे देखो ये यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आया है। कलर मेरे को यहाँ पे चेंज करना है, जो टेक्स्ट कलर है। अभी मैंने सिर्फ बैकग्राउंड कलर कलर को यहाँ पे चेंज किया है। तो अब मेरे को यहाँ पे इसके टेक्स्ट कलर को चेंज करना है, तो वो आप कलर से कर सकते हो। वो मेरे को व्हाइट करना है। व्हाइट करने के लिए आप यहाँ पे एफ की कोई भी शेड डाल दो। ट्रिपल एफ आप डाल सकते हो, 6 टाइम्स एफ आप डाल सकते हो, सब व्हाइट की शेड है। ठीक है? तो कुछ भी आप यहाँ पे डालोगे तो ये उसको यहाँ पे व्हाइट कर देगा। इसके बाद आइए आप यहाँ पे देखो तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ बहुत कम है, तो फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है जो कि फ़ॉन्ट साइज़ होता है, और 100 पिक्सल मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ताकि ये थोड़ा बड़ा दिखे, कम से कम इतना बड़ा। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो हाइट तो ऊपर से तो डिस्टेंस काफ़ी है, मतलब ये तो ठीक है, बट यहाँ से मेरे को हल्का-सा डिस्टेंस चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर मैं विड्थ डाल डाल दूँगा तो विड्थ से हो जाएगा, तो 150 पिक्सेल्स मैंने सपोज़ यहाँ पे विड्थ डाली, तो ये विड्थ यहाँ पर आ चुकी है। एक मार्जिन ले लेते हैं, ठीक है? तो मार्जिन सपोज़ टॉप और बॉटम से मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 0 पिक्सेल्स और लेफ्ट और राइट से मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 10 पिक्सेल्स। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे इन दोनों के बीच में मैंने मार्जिन दिया। इसको मेरे को सेंटर अलाइन करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं जो कि होता है टेक्स्ट अलाइन, और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ सपोज़ सेंटर, ठीक है? चला के दिखाता हूँ, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो सर ये तो बिल्कुल ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे हेडिंग पे काम करना है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे बॉडी में जो मैंने बैकग्राउंड कलर को कमेंट आउट किया था उसको हटा के दिखाऊँ, तो आप यहाँ पे देखो ये कुछ यहाँ पे इस तरह का दिख रहा है। तो इसमें एक काम करते हैं, इसमें यहाँ पे ये जो मेरे पास यहाँ पे ये हेडिंग्स हैं, इसमें मैं यहाँ पे क्लास सीएसएस की क्लास डाल रहा हूँ। सेम ही सीएसएस की क्लास है जो कि यहाँ पे हेडिंग होगी, ठीक है? तो सपोज़ क्लास मैंने यहाँ पे हेडिंग डाला, ठीक है? तीनों में सेम चलेगा क्योंकि तीनों में को एक ही क्लास चाहिए, तो इसको सपोज़ मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैं यहाँ पे सपोज़ पी टैग में आया और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है? और यहाँ पे आया मैं और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। वापस आते हैं अपने यहाँ पे स्टाइल डॉट सीएसएस में और यहाँ पे सपोज़ डॉट लगा के मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखा और इसका सबसे पहले तो मेरे को कलर यहाँ पे चेंज करना है। कलर में यहाँ पे एक ग्रे टाइप का कलर होता है, ग्रे का एक शेड है जो कि आता है आपका F5 से, ठीक है? तो ये वाला मैं यहाँ पे शेड ले रहा हूँ, चला के दिखाता हूँ। तो दिखेगा व्हाइट जैसे ही, बट ये ग्रे का एक शेड है, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ पे सपोज़ फ़ॉन्ट साइज़ इसका यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। अभी वो शायद 12 या 14 पिक्सल है। इसको मैंने किया यहाँ पे 18 पिक्सेल्स, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखो तो यहाँ पे सिर्फ़ फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, बाकी सब कुछ यहाँ पे स्मॉल है। तो मेरे को सब कुछ कैपिटल चाहिए, तो वो आपका आ सकता है यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और अपर केस, ठीक है? तो अपर केस जैसे आप यहाँ पे करोगे तो ये इसको यहाँ पे अपर केस में कन्वर्ट कर देगा और इसको मेरे को सेंटर अलाइन करना है। यहाँ पे ये सेंटर अलाइन होना चाहिए।
तो बिल्कुल सेम सीएसएस है जो कि यहाँ पे टेक्स्ट लाइन और यहाँ पे हमने लिखा सपोज सेंटर, तो ये आपको यहाँ पे सेंटर अलाइन कर देगा। अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, मेरे को इसका फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करनी है। जो यहाँ पे ये फ़ॉन्ट है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट शायद सेरिफ है, जो ये पिक करता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली सपोज़ यहाँ पे डाल के दिखाऊँ, फ़ॉन्ट फैमिली में सपोज़ यहाँ पे सैंस सेरिफ डाल रहा हूँ। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा, मैंने यहाँ पे सैंस सेरिफ, तो अभी सेकंड सेव हो गया, हाँ, सेव हो गया। तो आप यहाँ पे देखोगे इसका जो फ़ॉन्ट है ना, वो काफ़ी बेहतर हुआ है, ठीक है? सिर्फ़ सैंस सेरिफ लिखने से ही यहाँ पे आप देखो फ़ॉन्ट कितना इसका बेहतर हुआ है। एक चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी अगर फ़ॉन्ट चेंज करना है, किसी भी चीज़ का अगर आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो हमारे पास यहाँ पे एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जो कि है fonts.google.com। दुनिया भर के फ़ॉन्ट्स हैं यहाँ पे। आप अगर इसको चेक करोगे ना, यहाँ पे आपको सभी फ़ॉन्ट्स मिल जाएँगे, ठीक है? तो नीचे आओगे तो रोबोटो है, पॉपिंस है और ओपन sans है, रेलवे है, ठीक है? नोटो sans है, लाटो है, हर तरह का फ़ॉन्ट है यहाँ पे, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखोगे नीचे तक पूरा फ़ॉन्ट ही फ़ॉन्ट है। तो स्क्रॉल बार अगर आप यहाँ पे देखो तो बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है? तो यहीं पे ये वाला फ़ॉन्ट है पॉपिंस, इसका मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। इसका यूज़ कैसे करना है? तो यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे कौन-सा आपको चूज़ करना है। जैसे फ़ॉन्ट वेट आपको कौन-सा चूज़ करना है, मेरे को यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट सपोज़ 400 मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ, तो इसको सपोज़ मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसको खोला और यहाँ पे अगर आप आओगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। आपको इम्पोर्ट स्टेटमेंट वाला पिक करना है और ये जो यहाँ पे ये इम्पोर्ट स्टेटमेंट है ना, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपकी सबसे ऊपर स्टाइल डॉट सीएसएस में सबसे ऊपर यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना है। तो ये वाला जो फ़ॉन्ट है आपका पॉपिंस, ये यहाँ पे कॉपी हो चुका है, मतलब इम्पोर्ट हो चुका है। उसके बाद ये जो फ़ॉन्ट फैमिली है, इसको यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे जो आपने फ़ॉन्ट फैमिली लिखा हुआ है, इसको रिप्लेस कर देना है विद पॉपिंस, पॉपिंस सैंस सेरिफ। तो वापस आके अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ, इसको रिफ्रेश किया, तो आप यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हमारा एचटीएमएल और सीएसएस वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं अपने जावास्क्रिप्ट पर। मेरे को यहाँ पे डेट बनानी है, जो कि आपके रियल टाइम में जो डेट है, वो यहाँ पे चेंज होगी। जो करंट डेट है, उसको पिक करेगा और उसको आवर्स में यहाँ पे हर बार चेंज करेगा, मिनट्स को चेंज करेगा, सेकंड्स को चेंज करेगा इन रियल टाइम, ठीक है? तो जो करंट डेट है, वो मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले करनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे वापस आना है। आपको यहाँ पे एक नई फाइल बनानी है, जो होगी सपोज़ app.js के नाम से। app.js यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ऐप यहाँ पे फाइल का नाम है और जेएस यहाँ पे आपकी एक्सटेंशन है, ठीक है? आप अगर यहाँ पे कुछ भी कोड लिख रहे हो, तो वो यहाँ पे अभी जो कोड है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है? तो आपको यहाँ पे इसको वापस से लिंक करना पड़ेगा अपने इंडेक्स और एचटीएमएल से। जैसे आपने यहाँ पे अपनी सीएसएस फाइल को लिंक किया था। सीएसएस फाइल को लिंक करने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया था लिंक टैग का, बट जब भी आप अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक करते हो, कोई भी जावास्क्रिप्ट फाइल हो, उसको जब भी आप यहाँ पे लिंक करोगे, तो आप यहाँ पे यूज़ करोगे स्क्रिप्ट टैग का। जावास्क्रिप्ट के केस में स्क्रिप्ट का यूज़ हो होता है, ठीक है? तो स्क्रिप्ट और यहाँ पे आप यूज़ करोगे सोर्स का। कौन-सी फाइल है? फाइल का नाम है यहाँ पे app.js, ठीक है? इसको क्लोज़ किया, स्क्रिप्ट टैग का क्लोजिंग आया। तो अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है? यहाँ पे मेरे को ये काम करना है कि जैसे ही ये एप्लीकेशन लोड होगी, ठीक है? जैसे ही ये एप्लीकेशन यहाँ पे लोड होगी ही, वैसे ही आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल रन होनी चाहिए और उसका उसमें जो कोड लिखा हुआ है, वो एग्ज़ीक्यूट होना चाहिए। एप्लीकेशन रन होते ही जैसे ही आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे लोड हो रही है, उसी टाइम मेरे को यहाँ पे ये काम करना है। तो ये काम आप यहाँ पे कर सकते हो विंडो डॉट ऑनलोड फंक्शन में। हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है जो कि होता है विंडो डॉट ऑनलोड, ठीक है? ऑनलोड जो फंक्शन होता है वो आपका तब ट्रिगर होता है जब आपकी एप्लीकेशन डॉम में लोड हो चुकी होती है। डॉम किसको बोलते हैं? डॉम होता है आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जब आप यहाँ पे एलिमेंट्स पे आते हो तो ये आपका यहाँ पे डॉम होता है। डॉम एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ये बताता है कि आपका प्रोजेक्ट एक्चुअल में है क्या, आपकी एप्लीकेशन दिखती कैसी है डॉम में, कौन-कौन से इसमें टैग्स हैं, क्या-क्या है, ये सब पूरा डॉम बताता है। तो जब ये एप्लीकेशन आपकी यहाँ पे लोड हो जाती है, उसके बाद जब आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल एग्ज़ीक्यूट होती है, तो आपका जो ये ऑनलोड फंक्शन है, ये अपने आप यहाँ पे कॉल हो होता है। तो हम अपना सारा कोड डाल सकते हैं यहाँ पे अपने ऑनलोड फंक्शन के अंदर, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे वही किया। मैंने यहाँ पे ऑनलोड फंक्शन लिखा और आप यहाँ पे अगर कंसोल डॉट लॉग लिखोगे और यहाँ पे सपोज़ मैं लिख रहा हूँ कोड फॉर इंटरव्यू, तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे कि जैसे ही आपका app.js जाके वहाँ पे लोड होगी, आपका ये वाला फंक्शन ऑटोमैटिकली यहाँ पे कॉल होगा और वो इस वाले console.log को यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट कर देगा। ये मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, अगर मैं आपको कंसोल पे यहाँ पे दिखाऊँ, रिफ्रेश किया मैंने। अरे! क्या हुआ, ये चला क्यों नहीं? 1 सेकंड, विंडो डॉट डाउनलोड मैंने यहाँ पे console.log लिखा है जो कि यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आते हैं, यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट सोर्स, ओह सॉरी, यहाँ पे एसआरसी आएगा, मैंने एससीआर लिख लिख दिया था।
तो वो एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट फाइल को रीड ही नहीं कर पा रहा था। तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल आर दबाता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कोड फॉर इंटरव्यू यहाँ पे प्रिंट हुआ है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे app.js के अंदर लिखा था वो वहाँ पे प्रिंट हुआ है आपकी एप्लीकेशन लोड होते ही। तो ये फायदा होता है इसका। ठीक है, हम यहाँ पे अब क्या काम करने वाले हैं, मेरे को यहाँ पे अब जो करंट डेट है वो यहाँ पे निकालनी है। करंट डेट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, वो डेट क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देना है। हमारे पास यहाँ पे एक डेट क्लास होती है। ठीक है, डेट क्लास क्या करता है, आपको करंट डेट एंड टाइम दे देता है। अगर मैं आपको यहाँ पे डेट को प्रिंट करके दिखाऊँ तो जो करंट डेट है यहाँ पे आपको वो देगा, संडे अप्रैल 23 2023 3:47:17 GMT प्लस 5:30 और IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो बिल्कुल सही है जो आप यहाँ पे देख रहे हो 3:47, और अभी यहाँ पे जो करंट टाइम है वो यहाँ पे 3:47 ही है। अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है, इसमें से मेरे को आवर्स अलग करने हैं, मिनट्स अलग करने हैं और सेकंड्स अलग करने हैं। ये काम अब यहाँ पे मेरे को करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे काम कर सकते हो, आप यहाँ पे लेट का यूज कर सकते हो। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में 3 तरह के डेटा टाइप्स हम यूज करते हैं, लेट, कॉन्स्ट एंड वर। वर जो होता था वो ES5 के कॉन्सेप्ट्स आने से पहले तक हमारे यहाँ पे वर यूज होता था। ठीक है, बट अब हम वर यूज नहीं करते। ठीक है, क्यों नहीं करते वो एक अलग टॉपिक है, उसको यहाँ पे लेके नहीं आते। तो यहाँ पे आपको var यूज नहीं करना। अगर आपका वेरिएबल अगर आपका चेंज हो रहा है, जैसे आपने वेरिएबल में कुछ भी असाइन किया, मेरे पास सपोज यहाँ पे वेरिएबल पर्सन के नाम से और मैंने यहाँ पे 1 असाइन किया, नेक्स्ट मैं यहाँ पे इस पर्सन की वैल्यू को चेंज कर देना चाहता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे कोड फॉर इंटरव्यू एक स्ट्रिंग असाइन कर दी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर आप वैल्यू को चेंज कर रहे हो। तो जब भी आपको लग रहा है कि आपके वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है, उस केस में आपको यहाँ पे लेट का यूज करना है। अगर आपने यहाँ पे इस पर्सन को कॉन्स्ट से डिफाइन किया है, मतलब यहाँ पे आप चाहते हो कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहे, उस केस में आप यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, ये आपको एरर देगा। अगर मैं आपको यहाँ पे इसको चला के दिखाऊँ तो इसको यहाँ पे एरर देना चाहिए, इसने यहाँ पे एरर दिया भी है। असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल विंडो डॉट ऑनलोड में app.js फाइल के लाइन नंबर 9 पर, लाइन नंबर 9 पर आप यहाँ पे इसको कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहे हो, जो कि अलाउड नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि आपके वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है तो उसको असाइन करो लेट में। जैसे मैंने यहाँ पे सपोज लेट लिखा और आवर्स लिखे मैंने यहाँ पे। अब मेरे पास यहाँ पे डेट है। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे डेट है, डेट में से मेरे को आवर्स निकालने हैं। बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना, डेट डॉट गेट आवर्स हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है। ठीक है, जो आपको आवर्स देता है इन 0 to 23 फॉर्मेट। ठीक है, मतलब 24 आवर्स फॉर्मेट में ये आपको वैल्यू देता है, तो 0 to 23। उसके बाद लेट मिनट्स, ऐसे ही यहाँ पे आप मिनट्स निकाल सकते हो, डेट डॉट गेट मिनट्स करके। ठीक है, ये आपको वैल्यू देता है 0 to 59 में। ठीक है, सेम आप यहाँ पे सेकंड्स निकाल सकते हो, इज इक्वल्स टू डेट डॉट गेट सेकंड्स करके। और यह फंक्शंस हैं आपके यहाँ पे, और ये भी आपको वैल्यू देता है 0 to 59 में। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे आपको क्या काम करना है, यहाँ पर आपको आवर्स को आवर्स में असाइन करना है, मिनट्स को मिनट्स में असाइन करना है, सेकंड्स को आपको सेकंड्स में असाइन करना है। जैसे आवर्स को मेरे को यहाँ पे असाइन करना है, मिनट्स को मेरे को यहाँ पे असाइन करना है, एंड जो क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे सेकंड्स है उसको मेरे को यहाँ पे असाइन करना है। तो तीनों को मेरे को यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये जो तीनों डिव है यहाँ पे, इनको मेरे को यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसके लिए मेरे को यहाँ पे क्लास चाहिए। ठीक है, क्लास ऑलरेडी लगी हुई है, हम यहाँ पे आईडी लगा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे इन डिव्स के ऊपर एक आईडी डाल रहा हूँ, जो सपोज मैंने यहाँ पे डाल ली क्लॉक आवर्स के नाम से। यहाँ पे जो आईडी है वो मैं डाल रहा हूँ सपोज क्लॉक और मिनट्स के नाम से। यहाँ पे आईडी है जो मैं डाल रहा हूँ सपोज क्लॉक एंड सेकंड्स के नाम से। app.js में चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये आपका डॉम एलिमेंट के अंदर है। रिफ्रेश करके अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये जो वैल्यूज हैं ये आपके यहाँ पे डॉम एलिमेंट के अंदर है। तो इस डॉम एलिमेंट को मेरे को यहाँ पे फेच करना है। ये जो आपके पास यहाँ पे डॉम एलिमेंट है, डिवाइड इज इक्वल्स टू क्लॉक आवर्स, क्लास इज इक्वल्स टू टाइम 03 div, इसकी वैल्यू को मेरे को यहाँ पे फेच करना है। ये जो यहाँ पे आपका आ रहा है इसको मेरे को यहाँ पे फेच करना है, इस डॉम एलिमेंट को, इसके अंदर वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो इसको फेच करने के लिए हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर यहाँ पे हमारे पास एक होता है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद आईडी को अगर आपको फेच करना है तो आपको यहाँ पे हैश लगाना है। सेम आप क्लास के बेसिस पर भी फेच कर सकते हो, बट उसके लिए आपको यहाँ पे डॉट लगाना पड़ता है। तो आईडी को मेरे को यहाँ पे फेच करना है, किस आईडी को मेरे को यहाँ पे फेच करना है, क्लॉक आवर्स को।
तो जैसे आप यहाँ पे ये लाइन लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर क्लॉक आवर्स आईडी जिसकी आप आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो जावास्क्रिप्ट को कि मेरे को एक ऐसे एलिमेंट को फेच करना है डॉम में से जिसमें आईडी जो है वो क्लॉक आवर्स है। तो ये क्या करेगा डॉम एलिमेंट देखेगा और इस वाले एलिमेंट की आईडी यहाँ पे क्लॉक आवर्स है तो ये इसको फेच कर लाएगा। आपको अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करा के दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपके पास यहाँ पे पूरा डिव होगा। ये पूरे डिव को फेच कर लाएगा। ठीक है, रिफ्रेश किया मैंने, आप यहाँ पे देखो ये पूरे डिव को फेच करके लाया। ठीक है, पूरे क्लास आर्स डॉट समथिंग समथिंग ये पूरे यहाँ पे इस पूरे डिव को फेच करके लाया। पूरा डॉम एलिमेंट इसने फेच कर लिया। अब इसके अंदर ये जो यहाँ पे 03 लिखा है इसमें मेरे को यहाँ पे वैल्यू को इंसर्ट करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन का यूज कर सकते हैं। मतलब फंक्शन नहीं है, एक एट्रीब्यूट है यहाँ पे जो कि है आपका इनर टेक्स्ट। दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक तो इनर एचटीएमएल, एक इनर टेक्स्ट है। इनर एचटीएमएल हम तब यूज करते हैं अगर आपको कोई एचटीएमएल भी साथ में इंसर्ट करना है। बट अगर आपको एचटीएमएल साथ में इंसर्ट नहीं करना, आपको सिंपल एक टेक्स्ट को इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं इनर टेक्स्ट का। तो इनर टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा और मेरे को यहाँ पे आर्स डालने हैं तो मैंने यहाँ पे सिंपल आर्स डाले। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो ये 03 हार्ड कोडेड है, ये जो हार्ड कोडेड वैल्यूज है यहाँ पे इनको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। और बिल्कुल ठीक है, रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 आया है। ये 3 कहाँ से आया है? ये 3 यहाँ से आया है। सेम तरीके से आपको अगर मैं जो बाकी दोनों हैं उनमें डेटा इंसर्ट करके दिखाऊँ, ये होगा आपका यहाँ पे क्लॉक मिनट्स के नाम से, ये होगा आपका यहाँ पे क्लॉक सेकंड्स के नाम से। और यहाँ पे सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे मिनट्स और यहाँ पे सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे सेकंड्स। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखो 353 56 टाइम जो है यहाँ पे करंट 354 हो चुके हैं। रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पे देखो 354 3 आवर्स 54 मिनट्स एंड 3 सेकेंड्स, ये आपका यहाँ पे इस टाइम पे करंट टाइम है। और आप यहाँ पे अगर एक चीज और देखोगे तो ये आपका फुल्ली रिस्पॉन्सिव भी है। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन है आपकी यहाँ पे फुल्ली रिस्पॉन्सिव है जो कि बिल्कुल ठीक है। बट ये वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं हुआ सॉरी, आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे चेंज नहीं हुआ सॉरी, ये वैल्यू यहाँ पे स्टेक है। मेरे को यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ रहा है, मैं यहाँ पे बार बार रिफ्रेश कर रहा हूँ तब जाके ये जो वैल्यू है यहाँ पे चेंज हो रही है। बट ये ऑटोमेटिक चेंज नहीं हो रही। तो इसके लिए हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेट टाइम आउट 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। पहले आर्ग्यूमेंट में तो पूरा कोड होता है कि आपको यहाँ पे पूरा कोड डालना पड़ेगा जिसको आपको बार बार एग्जीक्यूट करना है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट में आप टाइम डालते हो इन मिली सेकेंड्स, कितने टाइम बाद आपको ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे मैं सपोज एक फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा कोड मैं एक फंक्शन के अंदर डाल रहा हूँ क्योंकि इस पूरे कोड को मेरे को सेट टाइम आउट के अंदर डालना पड़ेगा तो एक फंक्शन की फॉर्म में हम यहाँ पे इसको डाल सकते हैं। तो सपोज बिल्ड क्लॉक के नाम से सपोज मैंने यहाँ पे ये वाला फंक्शन बनाया और इज इक्वल्स और यहाँ पे सपोज पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस और बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे ये वाला फंक्शन बन गया। ठीक है, इस फंक्शन को मैं यहीं पे नीचे ही कॉल कर रहा हूँ, बिल्ड क्लॉक फंक्शन को मैंने यहीं पे कॉल कर दिया। तो विंडो डॉट ऑनलोड आपका अपने आप यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये यहाँ पे नीचे आएगा, बिल्ड क्लॉक को ये यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा तो ये यहाँ पे बिल्ड क्लॉक पे आएगा, सेट टाइम आउट देखेगा। सेट टाइम आउट पे कौन सा कोड आपको फिर से एग्जीक्यूट करना है जो आपका बिल्ड क्लॉक के अंदर लिखा हुआ है, वो वाला कोड मेरे को फिर से एग्जीक्यूट करना है। कितने टाइम बाद करना है? 1 सेकंड बाद करना है। लेकिन ये वैल्यू लेता है मिली सेकेंड्स में एंड 1 सेकंड इज इक्वल्स टू 1000 मिली सेकेंड्स, तो आपको यहाँ पे 1000 पास करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे इतना लिखोगे तो इतने से हो जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये आपका ऑटोमेटिक चलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। एंड ऐसे आप एक क्लॉक बना सकते हो। बट अभी यहाँ पे वैल्यू 3 है, तो अगर मेरी वैल्यू 10 से छोटी है तो यहाँ पे 03 आना चाहिए। जैसे सेकेंड्स है, सेकेंड्स में अभी यहाँ पे 2 डिजिट है, पर जैसे ये 1 डिजिट में आएगा तो वहाँ पे 0 आना चाहिए पहले। ऐसे ही मिनट्स के साथ आना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक चेक लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज आवर्स में मेरे को वैल्यू को स्टोर करना है और मेरे को यहाँ पे चेक करना है कि आवर्स अगर लेस देन 10 है तो टर्नरी ऑपरेटर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक 0 ऐड कर रहा हूँ आवर्स से पहले। ठीक है, आवर्स से पहले मैंने यहाँ पे एक 0 ऐड करी। और लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आपकी जो वैल्यू है वो 10 है या 10 से बड़ी है तो उस केस में मेरे को सिर्फ आवर्स दिखाने हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। सेम काम यहाँ पे मेरे को करना है मिनट्स के साथ भी। मिनट्स अगर मेरे 10 से छोटे हैं तो उस केस में मेरे को यहाँ पे 0 ऐड करनी है और उसमें प्लस कर देना है मिनट्स को।
स्ट्रिंग के बाद यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के बाद कुछ भी हो वो एक स्ट्रिंग बन जाता है, तो वो उसमें उसको कॉन्कैटिनेट कर देगा, ठीक है? यहाँ पे जब भी आप एक अरिथमेटिक ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ करते हो, ठीक है? प्लस यहाँ पे एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है बट ये एक स्ट्रिंग के साथ काम कर रहा है, तो जब भी स्ट्रिंग के साथ आप एक अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करते हो, तो वो उसको प्लस नहीं करता, वो उसको कॉन्कैटिनेट करता है, ठीक है? सेम काम आपको यहाँ पे करना है सेकंड्स के साथ, और यहाँ पे सेकंड्स अगर आपके लेस देन 10 है, तो यहाँ पे आपको 0 डालना है और प्लस, सपोज़ मैंने यहाँ पे सेकंड्स लिखा और प्लस प्लस नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे कॉलन आएगा और कॉलन, और यहाँ पे आ जाएगा आपका सेकंड्स। बिल्कुल ठीक है, चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखो 0, 3, 57 एंड 51, ठीक है? इसको 1 सेकंड 60 तक जाने देते हैं, तो जब ये वापस 1 से स्टार्ट होगा, तो उस केस में ये 0 आना चाहिए पहले, और आप यहाँ पे देखो बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो कंसोल हटाते हैं सारे, तो जितने भी यहाँ पे कंसोल्स लगे हुए हैं, तो या वो सारे कंसोल मैंने यहाँ से हटाए, बिल्कुल ठीक है। रिफ्रेश किया, तो आप यहाँ पे देखो ये हमारी यहाँ पे एक डिजिटल क्लॉक है, फुल्ली रिस्पॉन्सिव डिजिटल क्लॉक विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। ये हमारे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का पहला प्रोजेक्ट था, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जावास्क्रिप्ट के। सबका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो यार लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। कोई प्रॉब्लम है, इश्यू है, सजेशन है, कमेंट करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।